हेलो नॉलेज के दीवानों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो पर। और जैसा आप जानते हैं कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करी थी और क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट थे। तो हमने कल की वीडियो में 3 पार्ट ऑलरेडी डन कर लिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम चलते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 की तरफ। और पार्ट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम होने वाली है, जो एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप ध्यान से समझिए। देखिए, The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर। ये कह रहा है कि एक टैक्सी है एक सिटी के अंदर जो फिक्स्ड चार्ज के साथ साथ विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, के जितनी भी डिस्टेंस कवर्ड करी है उसने उसका तो चार्ज लेगी और फिक्स चार्ज जो है वो भी लेगी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज 105, यानी कि 10 किलोमीटर की जब वो डिस्टेंस कवर करती है तो 105 रुपये लेती है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए द चार्ज पेड इज 155, यानी 155 रुपये लेती है अगर वो 15 किलोमीटर चलती है तो। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? यस, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देख लीजिए। सॉरी, तो जो आपसे पूछ रहा है ये उसको लेट कर लेते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर? ये एक तो ये पूछ रहा है फिक्स चार्ज कितना है, तो फिक्स चार्ज को लेट कर लीजिए। लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स रुपी। तो हमने माना कि एक्स रुपी उसके फिक्स चार्ज हैं। लेट द चार्जेस पर किलोमीटर बी वाई रुपीज़। तो सर पर किलोमीटर कितने उसके? वाई रुपी हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, हमने टैक्सी वाले को कॉल करी और टैक्सी वाला आ गया, तो आते ही उसने हमसे फिक्स चार्ज तो ले लिया, यानी जो उसका एक्स रुपये था भाई वो तो वो लेगा ही लेगा, वो तो उसका फिक्स है। आप उससे चलवाओ या मत चलवाओ, एक्स तो वो लेगा ही लेगा, फिक्स चार्ज। उसके बाद में वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अच्छा, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में वाई रुपये लेता है, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पे 10 वाई लेगा। यस या नो? ठीक है। और ऐसा करने पे जब उसको ये सब मिला देते हैं तो ऐसा करने पे वो आपसे 105 रुपये लेता है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, आपको क्लियर होगी। दूसरी इक्वेशन को भी देखिए। फिर हमने एक टैक्सी वाले पे फ़ोन करा दोबारा से, तो टैक्सी वाला आया और आते ही उसने हमसे फिक्स चार्ज होता एक्स वो ले लिया, और उसने फिर हमसे 15 किलोमीटर की हमने उससे बात करी। तो भाई 1 किलोमीटर यानी पर किलोमीटर पे वाई रुपये लेता है, तो 15 किलोमीटर पे कितने लेगा? 15 वाई लेगा। यस या नो? और इसको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमको 155 रुपये देने पड़ते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसको सॉल्व करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 क्या है आपकी? ये रही x इक्वल टू 105 आपका एज इट इज़ रहा। ये 10y उधर जाके माइनस का 10y हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आप इसको बोल सकते हैं। अब ये आपने 1 से निकाली है तो आप इसको 2 में पुट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड आपकी ये रही। ठीक है, x, तो x की जगह पर आप कितना लिखेंगे? 105 माइनस में 10y और प्लस में आपका 15y आपके पास में एज इट इज़ है, और इक्वल टू में आपका 155 है। अब देखिए 10y जाएगा 5y में से, 15y में से, तो 5y बचेगा भाई। माइनस का 10y प्लस का 15y, तो कितना बचा? प्लस का 5y बचा, और इक्वल टू में 155। और ये जो 105 है दिख रहा होगा आपको, ये जो 105 है इधर जाके माइनस का हो जाएगा 105। तो आप देख सकते हैं, तो 5y तो एज इट इज़ है, और 155 में से 105 जाएगा तो 50 बचेगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर? y की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, जो आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है सर, y की वैल्यू 10 आ गई।
अब y की वैल्यू 10 आ गई तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम फ्रॉम थ्री में रखेंगे, तो हम यहाँ पे रख देंगे फ्रॉम थ्री। तो फ्रॉम थ्री क्या है सर आपकी, ये रही x इक्वल टू, ठीक है, 105 माइनस 10y, तो 10y की जगह कितना है सर आपका 10 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10, 10 सा कितने होते हैं आपके 100 होते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों चार्जेस आपको पता चल गए, जो फिक्स चार्ज था वो कितना था 5 रुपये था, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है जो आपने y माना था वो कितना है 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब देखिए आपसे आगे क्या कह रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, के 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पे कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चार्जेस पेड फॉर 25 किलोमीटर, ठीक है। कि हमने टैक्सी वाले को फ़ोन किया, ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमने टैक्सी वाले को फ़ोन किया कि भैया आ जाइए टैक्सी लेकर, तो जैसे ही वो टैक्सी हमारे दरवाजे पे लेकर आया, आती उसने फिक्स चार्ज ले लिया हमसे x, ठीक है, कि भाई इतना तो मैं लूँगा ही लूँगा, मुझे मतलब नहीं है। और हर किलोमीटर पे यानी पर किलोमीटर पे y लेता है, तो 25 किलोमीटर पे कितना लेगा सर 25y, भाई 1 किलोमीटर पे y है तो 25 किलोमीटर पे 25y, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, और 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है सर आपकी 10 है, तो 5 प्लस 25 10 सा 250 यानी 250 होते हैं, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 255 रुपये आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। यानी अगर हम उस टैक्सी वाले को बुलाते हैं और 25 किलोमीटर जाते हैं तो वह हमसे 255 रुपये ले रहा है। यकीन माने बहुत ही नेक दिल टैक्सी वाला है कि 25 किलोमीटर चलने पे 255 रुपये ले रहा है, ठीक है, वरना बहुत हैवी चार्जेस ले लेते हैं आजकल टैक्सी वाले। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बहुत ज़बरदस्त लेवल का वर्ड प्रॉब्लम है। ये ऐसा वर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों, ऐसा वर्ड प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ज़रा देखिए। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है इफ़ अगर 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, और जब उसमें 3 ऐड करते हैं तो वो 5/6 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो भाई सबसे पहले आप जो चीज़ फाइंड करते हैं उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए लेट द न्यूमरेटर बी n। देखिए बहुत से लोग न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, लेकिन मैं न्यूमरेटर को n मान रहा हूँ क्योंकि न्यूमरेटर और n और डिनोमिनेटर d, ठीक है। लेट द डिनोमिनेटर बी d, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को मैंने क्या मान लिया सर d मान लिया है, और न्यूमरेटर को मैंने क्या मान लिया है सर d मान लिया, न्यूमरेटर को मैंने n मान लिया, ठीक है। तो सर फ्रैक्शन क्या होता है आप सभी जानते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है सर, अरे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो फ्रैक्शन होता है। वो इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ये इसकी वैल्यू बतानी है। तो सर देखिए अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर आप 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर में, तो देखिए न्यूमरेटर कितना है आपका n, इसमें आपने 2 ऐड कर दिया, ठीक है सर। डिनोमिनेटर कितना है आपका d, उसमें भी आपने 2 ऐड कर दिया। तो फ्रैक्शन जो है ना, ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11, 9/11 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू का साइन है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 11 की इधर करेंगे तो 11n हो जाएगा, 11 की 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 9 की d में करेंगे तो 9d हो जाएगा, 9 की 2 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए 11n और माइनस में 9d एज इट इज़, ठीक है, और 18, ये 22 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 11 माइनस में 9d इट इज़ इक्वल टू माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी आपकी, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या बनी,
एन माइनस में 90 इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है सर। अब दूसरी बारी का जो केस है वो क्या है कि इफ़ 3 एडिड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अगर न्यूमरेटर n है उसमें आपने 3 ऐड करा और डिनोमिनेटर d है उसमें आपने 3 ऐड करा, तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। क्या बन जाता है सर? 5/6। तो ये जो फ्रैक्शन है 5/6 बन जाता है। ठीक है, ये रहा आपका फ्रैक्शन, ये मैंने लिख दिया है कि न्यूमरेटर में यहाँ 3 जोड़ा, डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ा, तो ये जो फ्रैक्शन है कितना बन जाएगा? 5/6 बन जाएगा। अब 6 की इधर मल्टीप्लाई करोगे आप, 6 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 6n। 6 की 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका 18 होने वाला है। ठीक है, इक्वल टू 5 की d में करोगे तो 5d हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा ये आपको। और प्लस 5 की इसमें करेंगे, किसमें? 3 में। 5 की 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 या 15 होता है। कितना होता है सर? 15। अब देखिए n की तरफ d को ले लो तो 6n माइनस में 5d इट इज़ इक्वल टू 18। 18 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस का 15 आपके पास है। तो 6n माइनस में 5d, 6n माइनस में 5d इट इज़ इक्वल टू, देखिए माइनस का 18 और प्लस का 15, माइनस का 18 प्लस का 15, तो माइनस का कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गई आपकी? इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है सर। अब इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई आपकी, 1 भी आ गई, तो इसको करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से, क्योंकि हमसे बुक्स में यही बोला गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 11n को हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिख देते हैं हम? फ्रॉम फर्स्ट। तो देखिए 11n जो है आपका एज इट इज़ रहेगा, ये रहा। ठीक है, इस 4 को इधर बुलाएंगे, मेरी फिंगर देखिए, इस 4 को इधर बुलाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इस वाले 9d को, माइनस के 9d को इधर ले जाएंगे RHS की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 9d। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? देखिए 11n और प्लस का 4, ये वाला जो 9 है इधर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्या बचेगा? खाली d। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 भी बोल सकते हैं कि एक लोकल वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो आई है वैल्यू, इसको आप कहाँ पर रख सकते हैं सर? देखिए इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर 2 आपको दिख रहा होगा, इस 2 में आप रख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए 6 आपका एज इट इज़, n आपका एज इट इज़ माइनस में 5, d आपका कितना था? 11n प्लस में 4 अपॉन में 9 और इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए 6n आपका एज इट इज़ और माइनस को अभी बाहर ही रखिए, 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए वरना गलती कर सकते हैं आप। 5 की करेंगे 11 में तो 55n हो जाएगा, और प्लस 5 की करेंगे किस में? 4 में, तो कितना हो जाएगा? 20, और अपॉन में हो जाएगा 9 और इक्वल टू में माइनस का 3। अब देखिए इस 9 की इधर एलसीएम ले लीजिए, 9 6 जा कितने होते हैं सर? 54n। ठीक है, और माइनस से अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 55n और माइनस की यहाँ करेंगे तो माइनस का 20 और डिवाइडेड बाई n और इक्वल टू माइनस का 3। अब देखिए 54 में से n 55 जाएगा तो माइनस का n बचेगा और माइनस का 20 बचेगा, और 9 3 जा कितने होते हैं सर? 27 होते हैं, और माइनस का 3 है तो माइनस का 27 आ जाएगा, और माइनस का n इक्वल टू माइनस का 27, ये 20 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और माइनस का n इक्वल टू, आप देखिए माइनस 27 और प्लस का 20, तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी बचेगी सर? 7 बचेगी। कितनी बचेगी? n की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को चाहूँ तो मैं दूसरे पेज पे भी लेके कर सकता हूँ, लेकिन एक ही पेज पर क्वेश्चन को करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से हमारे को क्लियर हो जाएगा। तो हमें d की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आप d की वैल्यू आप यहीं से ही निकाल लें। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम 3। ठीक है, तो फ्रॉम 3 से मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। अब देखिए फ्रॉम 3 क्या है आपका? 11n प्लस 4 अपॉन 9 इक्वल टू d। तो 11 n की जगह आपने क्या रख दिया? 7
प्लस में 4 अपॉन में 9 और इक्वल टू में डी। ठीक है, तो 11 7 जा कितने होते हैं सर 77 होते हैं, प्लस में 4 अपॉन में 9 इक्वल टू में डी, और 77 में 4 जोड़ेंगे तो 81 बनेगा, अपॉन में 9 इक्वल टू में डी, और 9 9 जा 81, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 9 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 9 आ गई है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या था सर आपका, फ्रैक्शन जो था आपका वो कितना था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन आपका बनेगा वो कितना बन जाएगा, न्यूमरेटर कितना है आपका 7, डिनोमिनेटर कितना है आपका 9, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा सर आपका 7 अपॉन 9 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा था वो आपसे स्टार्टिंग में, कि कोई भी फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि न्यूमरेटर n है, डिनोमिनेटर d है, फ्रैक्शन हो गया n/d। अब उसके न्यूमरेटर में 2 जोड़ा, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा, तो n/11 यानी कि 9/11 फ्रैक्शन बन गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना ली। दूसरी बार में क्या है कि न्यूमिनेटर में 3 जोड़ो, डिनोमिनेटर में 3 जोड़ो, फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई हमने करके क्रॉस तो दूसरी इक्वेशन बना ली। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड वही पुराना तरीका, n निकाल लिया और उससे d निकाल लिया। फ्रैक्शन क्या था n/d, n की वैल्यू 7, d की वैल्यू 9, तो 7/9 इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रैक्शन क्या बन गया आपका 7/9। ठीक है, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो एज बेस आपका क्वेश्चन है। बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की वर्ड प्रॉब्लम है ये वाली, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। सारी वर्ड प्रॉब्लम इस टाइम पे बहुत ही अच्छी चल रही हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है इसका 6 पार्ट, 5 ईयर्स हैंस। देखिए जो हैंस आता है ना सर, ये जो हैंस है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आफ्टर। इस हैंस का मतलब होता है आफ्टर यानी बाद में, और इस अगो का मतलब तो क्या होता है पहले होता है। तो सबसे पहले आपसे ये क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द प्रेजेंट एज, किसकी, जेकब की और जेकब के सन की। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज मान लीजिए, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स। ठीक है, तो जेकब की जो प्रेजेंट एज है आपने मान लिया कि x ईयर्स है वो। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स सन, जेकब के सन की आपने मान ली कि y ईयर्स होगी। ठीक है भाई, जेकब की एज है x ईयर्स और जेकब के जो सन की एज है वो कितनी है सर y ईयर है। ठीक है सर, अब जरा ध्यान से देखिए, 5 ईयर्स हैंस का मतलब क्या है, बाद में। भाई अगर आज प्रेजेंट में जेकब x का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर आज वो x का है तो 5 साल बाद वो x + 5 का होगा, और अगर आज उसका बेटा y साल का है तो 5 साल बाद y + 5 का होगा। ठीक है, ऐसा करने पे क्या कर रहा है कि जेकब विल बी 3 टाइम्स। तो ये जो जेकब है ना ये 3 टाइम्स हो जाता है। ध्यान से सुनिए, ये जो जेकब है ये 3 टाइम्स हो जाता है, तो सर इसके बेटे को भी 3 टाइम्स कर दीजिए तभी तो बराबर होगा। अरे यस या नो भाई, जब दो चीज़ों को आप बराबर करना चाह रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी भी तो बराबर कीजिए। अगर ये 3 टाइम्स है तो इसको भी 3 टाइम्स कीजिए तभी तो बराबर कहलाएगा। अब आप क्या करेंगे कि x + 5 = 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, और 3 5 जा कितना होता है सर 15 होता है। तो x 3y को इधर बुला लिया तो माइनस का हो जाएगा, और 15 ये 5 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो आपको पता चला कि x - 3y = 10, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। चलिए सर बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं सर। आगे क्या कह रहा है वो आपसे, 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल अगर आप पीछे जाते हैं, 5 साल पीछे की बात अगर आप करते हैं, तो अगर आज ये x साल का है तो 5 साल पहले होगा आपका x - 5। ठीक है, अगर आज ये y साल का है तो 5 साल पहले होगा y - 5 का। ठीक है, ऐसा करने पे जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स। तो जेकब जो है ना, ये वाला जो जेकब है ये 7 गुना 7 टाइम्स हो जाता है। तो सर इसके बेटे को भी 7 टाइम्स करो तभी तो बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x - 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 7y, और माइनस में
7 5 35। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को आप कहते हैं इक्वेशन मेकिंग। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आप इक्वेशन मेकिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के उसकी लैंग्वेज को समझ के कैसे इक्वेशन बनाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है ना, तो x-5 आपका देखिए x-5 है। ठीक है, तो इसी को इधर ले लो, 7y इधर आ जाएगा। अब ये मैंने लिख दिया है तो 7y इधर ले लो और यहाँ बचा आपके पास में माइनस का 35। तो x माइनस में 7y और 35 तो आपका माइनस का है ही, ये माइनस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y और इक्वल टू में माइनस का 30 बचेगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गई सर, आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आप इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू आप इसकी निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखेंगे सर आप, फ्रॉम फर्स्ट। और फ्रॉम फर्स्ट आपकी क्या है सर, x इक्वल टू ये माइनस का 3y ये उधर भेज दो तो प्लस का 3y होगा, 10 आपके पास में है ही। अब इसको पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए तो इक्वेशन सेकंड आपकी ये रही। तो देखिए x, तो x की जगह पे देखिए दिख रहा होगा आपको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे यहाँ पर 3y प्लस में 10। ठीक है सर, x की जगह 3y प्लस में 10 पुट कर दिया। माइनस में क्या है आपके पास में 7y है और इक्वल टू में माइनस का 30 भी है आपके पास। ठीक है, अब 7y में से 3y में से 7y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा। अरे यस या नो। अब ये माइनस का प्लस का 10 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 30 एज इट इज़ है, माइनस का 4y माइनस 10 माइनस 30 माइनस का 40, माइनस से माइनस गया, 4 से गया 10 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू और आपको निकालनी है। तो x की वैल्यू कहाँ निकालेंगे आप, भाई यहाँ से निकाल लीजिए, इसको फ्रॉम 3 बोल दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम 3। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, भाई देखिए 3y है तो 3y की जगह कितना रखा आपने, 10, और प्लस में आपके पास में 10 है ही। तो x इक्वल टू 3 10 कितने होते हैं सर, 30 प्लस में 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 40 आ गई। कितनी आ गई सर आपकी, 40 आ गई। तो जैकब की जो एज आपने मानी थी, कितनी मानी थी सर, x ईयर, तो x की वैल्यू कितनी आई है सर, 40, यानी कि जैकब तो हो गया आपका 40 ईयर्स का। ठीक है, और उसके बेटे की एज मानी थी आपने y ईयर्स, y की वैल्यू कितनी आई है 10, तो बेटा कितने साल का होगा, 10 ईयर्स का। यही आपका आंसर है, यस या नो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आज की कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में आज की जो वर्ड प्रॉब्लम थी जो हमने करी है, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सारी वर्ड प्रॉब्लम को करनी थी। पहली वर्ड प्रॉब्लम से लेके आपने, ठीक है, तो पहली वर्ड प्रॉब्लम से लेके आज आपने इसकी 6 वर्ड प्रॉब्लम तक सारी कर ली हैं। ठीक है, तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ में आपका जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे कि किस तरह से वेरिएबल को एलिमिनेट कर कर एक नए वेरिएबल की वैल्यू, यानी जो बचे हुआ वेरिएबल है उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़कर सारे मेथड सीखना चाहते हैं, देखिए पहले मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है, अब नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ ये सारे मेथड सीखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।